स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज के लेक्चर में हम टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और स्टेपी प्रदेशों के बारे में देखेंगे। विश्व के जलवायु प्रदेश का ये अगला लेक्चर और अंतिम लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और अन्य लगभग 8 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को बताया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए। उन 2-3 लेक्चरों के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से जो परीक्षा में बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी आप कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला आज का टैगा प्रदेश, जिसको साइबेरियाई या महाद्वीपीय उपध्रुवीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया नाम से ही स्पष्ट है कि ये रूस का एक क्षेत्र है। रूस का जो एशियाई भाग है वो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ठंड पड़ती है और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क इसी साइबेरियाई क्षेत्र में है। यानी ये जो टैगा प्रदेश है ये ठंडा प्रदेश है। इसके विस्तार की बात करें तो 50 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा उत्तर वाली और 23.5 डिग्री जो दक्षिण वाली है वो मकर रेखा कहलाती है। जो टैगा प्रदेश है उसका मुख्य रूप से विस्तार हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि 50 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में पड़ता है। ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जल की अधिकता है, यही कारण है कि ये टैगा टाइप की वनस्पति है। टैगा टाइप का जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। कहां से कहां तक? 50 डिग्री से लेकर 65 डिग्री। इसके क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले ये अलास्का के ये निचले हिस्से से शुरू होता है और मध्य कनाडा, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये मध्य कनाडा इसके अंतर्गत शामिल है। ये पूरा मध्य कनाडा का क्षेत्र है, मध्य कनाडा इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा स्कैंडिनेवियाई जो क्षेत्र है, यहां देखिए, जो स्कैंडिनेविया है, ठीक, इसको स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 प्रमुख देश आते हैं। कौन कौन? नॉर्वे, यहाँ पे है ये आपका नॉर्वे, ये है स्वीडन, ठीक, और ये है डेनमार्क। ये तीनों देश मिलकर स्कैंडिनेविया देश कहलाते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम फिनलैंड और आइसलैंड को भी सम्मिलित कर ले और फेरो द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर ले तो ये नार्डिक देश के अंतर्गत शामिल है। ये सब मैं एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ के साथ साथ अगर इसमें हम आइसलैंड को भी सम्मिलित कर दें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा क्षेत्र नार्डिक देश के अंतर्गत आएगा। तो टैगा प्रदेश की अगर हम विशेषता कहें तो टैगा प्रदेश का जो विस्तार कहें तो इसमें अलास्का से शुरू होकर मध्य कनाडा, इसके अलावा स्कैंडिनेविया, इसके अलावा जो है यानी यूरोप के जो कुछ भाग हैं जिसमें मुख्य रूप से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह हैं, और मध्य तथा दक्षिणी रूस के अधिकांश भागों में ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा विस्तृत रूप में वर्णन करें तो यहाँ मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा भाग, ठीक, ये पूरा का पूरा भाग है, ठीक। ये है टैगा टाइप का जलवायु प्रदेश। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइबेरिया, ये पूरा का पूरा ठंडा साइबेरिया प्रदेश। तो टैगा प्रदेशों का विस्तार आप समझ गए। देखिए टैगा प्रदेशों में जो शीतकाल होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत ही कठोर होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीतकाल में यहाँ का तापमान जो है वो सदैव हिमांक से नीचे यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन? बरखोयास, ठीक, क्या नाम है? बरखोयास, यही पर स्थित है। यहाँ पर औसतन
-67 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है बर्फोयास का। तो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश बर्फोयास्क जो है इसी टैगा प्रदेश में साइबेरियाई वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कम होती है 38 से लेकर 63 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो वर्षा होती है ये बर्फ के रूप में बदल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ वनस्पति की तो शंकुधारी वनस्पति, ठीक, क्योंकि बर्फ ज्यादा है इसलिए यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, शंकुधारी वनस्पति पाई जाएगी। तो शंकुधारी, ताकि बर्फ जो है पत्तियां वो पूरा जमे ना और वहां से ये बर्फ पिघल कर नीचे गिरे और पत्तियां सांस ले सके। तो शंकुधारी वनस्पति इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। चूंकि शंकुधारी वनों को बहुत कम वर्षा की आवश्यकता होती है और ये हरे भरे वन होते हैं। अगर हम बात करें तो यह अपने ध्रुवीय भाग पर आर्कटिक टुंड्रा में विलीन हो जाती है, यानी इसके ऊपर जो क्षेत्र है ये टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है। तो हम यहाँ से 50 डिग्री से लेकर लगभग 65 डिग्री तक का पूरा क्षेत्र टैगा का प्रदेश क्षेत्र है उत्तर में, और इसके ऊपर टुंड्रा, नीचे भी ये पूरा का पूरा अंटार्कटिक जो क्षेत्र है ये टुंड्रा का प्रदेश है। अब इसके जस्ट बाद मैं टुंड्रा बताऊंगा। तो टैगा वनस्पति की विशेषता निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। टैगा वनस्पति अगर पूछा जाए इसका विस्तार तो अलास्का के निचले दक्षिणी भाग से लेकर मध्य कनाडा में, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह में, इसके अलावा जो रूस के अधिकांश भाग में यह क्षेत्र जो है विस्तृत है। यहाँ पर कोरधारी वन पाए जाते हैं, बारिश बहुत कम होती है, बर्फ के रूप में बारिश होती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास की यहीं पर स्थित है। क्लियर है? तो ये रही टैगा वनस्पति, उत्तरी अक्षांश में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक टैगा के बाद से है टुंड्रा प्रदेश की जलवायु। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु ई और टी से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल ई कैपिटल टी, टैगा को कैपिटल ई से डिनोट कर दिया जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश की जलवायु कैपिटल ई और कैपिटल टी, इसके बारे में मैंने डिस्कशन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर वीडियो देखिए। अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं परीक्षा में जो कथन कारक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं वो आपके गलत ना हो तो हमारा लेक्चर जरूर से जरूर देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें टुंड्रा की तो टुंड्रा का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे 65 डिग्री पे लगभग समाप्त होता है वहीं के ऊपर से आपका टुंड्रा प्रदेश शुरू हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि ये सब जल है, ठीक, इसलिए ये अंटार्कटिका का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा का पूरा टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूरी की पूरी बर्फ के रूप में होती है। यानी टुंड्रा प्रदेश का जो बायोम है ये बायोम पूरा का पूरा ठंडा है। यही कारण है कि यहाँ वृक्षहीन मैदान पाए जाते हैं, यानी यहाँ पूरा बर्फ रहती है, चिकनाहट रहती है और वृक्षहीन पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे किस प्रकार की, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे लाइकेन सरीखी घास पाई जाती है। लाइकेन जो कि बर्फ पे आपको दिखेगी, शैवाल वगैरह। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एल्बीडो जो इफेक्ट होता है, बर्फ का एल्बीडो इफेक्ट होता है वो सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो परावर्तन सूर्य के किरणों का होता है वो किन प्रदेशों में होता है, टुंड्रा प्रदेशों में। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, आपका ऑप्शन बना देगा कि निम्नलिखित में सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक परावर्तन या एल्बीडो इफेक्ट के बढ़ते या घटते हुए क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा टुंड्रा प्रदेश, यानी सबसे जो ऊपर के अक्षांश है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा, भाई बर्फ पे सूर्य की किरण पड़ेगी तो सीधे लगभग 86-85% जो है परावर्तन होता है सूर्य के प्रकाश का बर्फ पर, इसलिए उसी कहते हैं एल्बीडो इफेक्ट। एल्बीडो के बारे में अलग से भी लेक्चर, लेकिन यहाँ जान लीजिए एल्बीडो इफेक्ट, यानी प्रकाश पड़ा परावर्तित हो गया। तो ऊपरी अक्षांशों में एल्बीडो इफेक्ट अधिक होगा, फिर टैगा में उससे कम होगा, फिर शीतोष्ण में उससे थोड़ा कम, समशीतोष्ण में उससे थोड़ा कम, और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में लगभग 9 के बराबर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पेंगुइन पाया जाता है, लेकिन ये पेंगुइन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में। ये देख रहे हैं अंटार्कटिका में, ये न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी पेंगुइन वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से अंटार्कटिका में पेंगुइन पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू वगैरह पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके शरीर पर बड़े ज्यादा बाल होते हैं।
तो ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। बाकी यहाँ पर ऊपर ध्रुवीय भालू आपको देखने को मिलेंगे 66.5 डिग्री से ऊपर के क्षेत्रों में। मानव के लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है, इसलिए मनुष्य यहाँ नहीं रहते। यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर, जिसमें एक बंद हो गया और 2 इस समय ऑपरेटेड है। तो इस समय अंटार्कटिका वगैरह में रिसर्च सेंटर ही है, ये मनुष्य के लिए बिल्कुल अनुकूल स्थिति नहीं है। यहाँ भी ऊपर जो है, यहाँ पर मनुष्य के लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। यहाँ पर कनाडा के इस क्षेत्र में, टुंड्रा वगैरह के इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक विशेष जनजाति रहती है जिसको एस्किमो नाम से जाना जाता है। ठीक, एस्किमो कहाँ है? उत्तरी ग्रीनलैंड में, यानी ग्रीनलैंड, उत्तरी अलास्का, कनाडा, ये जो क्षेत्र है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये एस्किमो जनजाति, कौन सी? एस्किमो। यहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है उत्तरी कनाडा, उत्तरी अलास्का और ग्रीनलैंड के इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो टुंड्रा क्षेत्रों में, तो टुंड्रा क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पूरी की पूरी भूमि जो है बर्फ से जमी हुई रहती है। इसे एक विशेष नाम से परमाफ्रॉस्ट नाम से जानते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट है क्या अगर पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि अस्थायी रूप से बर्फ से जमी हुई भूमि, जो कि कहाँ की विशेषता है? तो टुंड्रा प्रदेशों की विशेषता है। अस्थायी रूप से जमी हुई ये जो बर्फ की भूमि है, जिसको परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है, इसी पर जलवायु परिवर्तन के कारण संकट मंडरा गया है। टुंड्रा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और टुंड्रा क्षेत्र अगर प्रभावित होगा तो जलवायु परिवर्तन का यह प्रभाव पूरी दुनिया पर एक नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टुंड्रा बायोम बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव में है। यहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट है ये पिघल रहे हैं। ठीक, यानी अस्थायी रूप से जो बर्फ की यहाँ पे भूमि है वो तेजी से पिघल रही है। इसके पिघलने के कारण कार्बन और मीथेन गैस का उत्सर्जन या सांद्रण जो है वातावरण में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। कार्बन का बढ़ना CO2 का बढ़ना हो जाएगा, यानी गर्मी ज़्यादा कर देगा, और मीथेन गैस जो है ये अपने आप में एक हानिकारक गैस के रूप में जानी जाती है। इस तरीके से जब ये बर्फ पिघल रहे हैं तो पहला तो प्रभाव आपको मैंने बताया कि कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा प्रभाव ये है कि इनके पिघलने से सागर तल का जो क्षेत्र है या सागर तल ज्यादा उठ रहा है, या यूं कहें कि सागर के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आए दिन सुनामी और अन्य बाढ़ की जो संभावनाएं हैं वो दिन ब दिन प्रबल होती जा रही हैं, अधिक होती जा रही हैं। ये जो प्रदेश है अलास्का और साइबेरिया में, इन प्रदेशों में नई नई क्रांति भी आई है। इस क्रांति में को हम इस विज्ञान की इस क्रांति को हम इस रूप में देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से तेल और गैस के भंडार खोजे जा रहे हैं, जिसके कारण से इनका औद्योगिक विकास भी हुआ है, जिससे यहाँ का स्थानीय पारितंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और प्रदूषण का खतरा भी उतना ही तेज बढ़ा है। तो ये जो क्षेत्र है जो कि पूरी तरीके से पृथ्वी के प्रकृति के अनुकूल क्षेत्र था, प्रकृति यहाँ बर्फ जमाती है ताकि जो है इसका ऊपर और नीचे, देखिए भाई यही है, आप समझ लीजिए कि ये गोला है, ठीक, गोला है। अगर जो है गोला के चारों तरफ बाहर बर्फ रहे तो अंदर अगर गर्मी, भाई जाहिर सी बात है अंदर तो किसी भी चीज की, एक छोटा सा कमरा है उसमें 20 लोग हो जाए, गर्मी बढ़ जाएगी, और वही 5 लोग हो तो गर्मी कम होगी। तो ये पृथ्वी ऐसे है तो गर्मी अंदर तो बहुत होगी, चारों तरफ किनारे किनारे यानी ऊपरी अक्षांशों पर ये बर्फ जमी हुई है, जिससे अंदर की गर्मी मैनेज हो पा रही है। लेकिन अब यही जो बर्फ है ये पिघलने लगे, यानी गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगे, ये परमाफ्रॉस्ट है, ये तेजी से पिघल रहे हैं, तो अंदर तो गर्मी है और बाहर भी गर्मी, यानी गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी, पूरा का पूरा जलवायु ही प्रभावित हो जाएगा। न केवल मानव बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सभी प्रभावित होंगी। तो टुंड्रा जलवायु का क्षतिग्रस्त होना एक
चिंता का कारण है, इसे ध्यान में रखिएगा। मेंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश को लेकर, इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको पूरा का पूरा बता दिया। टुंड्रा प्रदेश भी मैंने आपको बता दिया। ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है ये टुंड्रा है, नीचे का हिस्सा 66.5 से 90 और ये 66.5 से 90, चूंकि नीचे तो केवल अंटार्कटिका आ रहा है, ऊपर ये सारे क्षेत्र है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। मेंस का क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का, और मेंस के क्वेश्चन यहाँ से लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद है कि टैगा और टुंड्रा आप समझ पाए होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का अलग से एक लेक्चर लाना ठीक है। यहाँ मैं आपको स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में भी बताता हूँ। देखिए, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या प्रेयरी प्रकार की जलवायु, ये दोनों ही लगभग एक ही तरह की विशेषता लिए हुए होती है। यूँ कहिए कि स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का जो उदाहरण है उसी में प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रकार की यानी उस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। आइए सब हम देख लेते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। पहले भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। इसे मैं दिखा देता हूँ। जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है उसको BSH से डिनोट करते हैं, BSH। अगर प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश भी अलग से पूछे तो जो बातें मैं स्टेपी में बता रहा हूँ वही बातें प्रेयरी में भी आप लिख दीजिएगा, बस उसको BSK से डिनोट करते हैं, B कैपिटल S कैपिटल K। ये स्टेपी, ये प्रेयरी। देखिए, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश जो है ये समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या फिर समशीतोष्ण घास स्थल के जलवायु, ग्रास लैंड जलवायु के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो विस्तार है वो दोनों गोलार्धों में लगभग 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। कभी कभी इसे 45 भी कह दिया जाता है, तो 40-45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? 40 से 60। अभी मैं आपको इसे बता देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय विस्तार के कारण इनका विकास दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक हुआ है। क्लियर है? यानी कहाँ ज्यादा ये पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इनका विकास बहुत ही कम हुआ है। ये आप देख लीजिए। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा थोड़ा और डिटेल। पहले मैं यहाँ पे आपका बता दूं, ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये अमेरिका का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे हंगरी वगैरह का जो क्षेत्र है, ये सारा का क्षेत्र किस में अंतर्गत आ जाएगा? ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र आप कर सकते हैं, ठीक, ये पूरा ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है। हंगरी है, यूक्रेन है, यहाँ पे ये रूस का क्षेत्र है, ठीक, ये सब। इवन यहाँ पर, ठीक है, इसे यानी यूरेशिया में, कहा? यूरेशिया में, यूरोप और एशिया, क्योंकि यहाँ जो इधर का क्षेत्र है रूस का, ये एशिया में पड़ता है, हंगरी वगैरह ये सब यूरोप में पड़ता है। तो यूरेशिया में इस क्षेत्र को स्टेपी कहा जाता है। इस स्टेपी ये जो है ये घास के मैदान है। देखिए, यहाँ जो है वर्षा बहुत कम होती है, गर्मियों के दिनों में वर्षा होती है। एक और बात कि ये जो वर्षा कम होती है, लगभग मान के चले तो 15 से 25 ये सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि एक इसकी विशेषता ये है कि ये साल भर इतनी थोड़ी बहुत साल भर होती है। गर्मियों में ये वर्षा थोड़ी बढ़ जाती है और 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहुत अनुकूल वनस्पतियां तो नहीं हो पाती, लेकिन यह क्षेत्र जो है घास, छोटे और बड़े घास के मैदानों के लिए चर्चित है, जाना जाता है। इसके ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये कनाडा का भी थोड़ा सा क्षेत्र आ गया, यहाँ पर ये अमेरिका का ये क्षेत्र आ गया, ठीक है। यह क्षेत्र जो है, चूंकि यहाँ पर गर्मियों में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है और इसके अलावा जो है चक्रवाती और संवहनीय वर्षा भी यहाँ होती है,
जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे थोड़ी वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में गेहूं की खेती भी होती है। गेहूं की खेती के साथ साथ यहाँ मक्का की खेती भी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये गेहूं का कटोरा, यूक्रेन को गेहूं के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इसके अलावा कनाडा में भी गेहूं और मक्का की खूब खेती होती है। इवन कनाडा का गेहूं यूरोप में निर्यात भी होता है। लगभग 2/3 गेहूं यूरोप में निर्यात हो जाता है। तो ये स्टेपी तुल्य जलवायु की थोड़ी बहुत वनस्पतियों के और उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ मैंने बताया। जो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, जिनको यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे ये जो हंगरी है, यूरोप का हंगरी और उसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर इसे पुष्टाज कहा जाता है। क्या? पुष्टाज या पुष्टाज। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी और आसपास थोड़ा बेलारूस वगैरह के आसपास का क्षेत्र है, ये है हंगरी। मैप आप देखते रहिए, मैप अपने पास रखिए, बाकी मैं डिनोट कर देता हूँ। तो ये पुष्टाज घास का मैदान। ये जो पुष्टाज घास का मैदान है, ये चरनोजम मिट्टी वाला क्षेत्र है। चरनोजम मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। चरनोजम मिट्टी वाला क्षेत्र, यही कारण है कि यहाँ चुकंदर की खेती होती है। ठीक है, कहाँ पर? पुष्टाज घास के मैदान में, जो हंगरी वाला, यहाँ चुकंदर की खेती होती है। किस क्षेत्र का इसमें शामिल है? तो चरनोजम मिट्टी के क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पे चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या? प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में ये जो क्षेत्र है, ये रॉकी पर्वत का क्षेत्र है। रॉकी पर्वत, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रॉकी पर्वत का क्षेत्र है। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि रॉकी पर्वत जो है, यहाँ पर चिनूक नामक हवाओं का प्रभाव होता है। चिनूक, वैसे तो हवाओं के बारे में अलग से लेक्चर होगा, लेकिन प्रसंगवश यहाँ बता देना जरूरी है। तो चिनूक जो है, वो चिनूक रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढलानों पर खूब वर्षा करती है। देखिए दरअसल होता क्या है, पर्वतों का कॉन्सेप्ट समझिए। ये पर्वत है, तो जब हवाएं ऊपर चलती हैं तो ये अपने साथ नमी लेके आती हैं और यहाँ बरसात करती रहती है। तो इसके पश्चिमी तटों पर खूब वर्षा होती है, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते इसकी सारी नमी खत्म हो जाती है। अब ये पूरी तरीके से शुष्क हो जाती है। इसलिए जब ये पूर्वी तटों पर हवाएं नीचे उतरती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो तापमान को बढ़ा देती है। तो इस चिनूक हवा के कारण इस रॉकी पर्वत के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में तो खूब वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्वी ढलानों पर उतरती है, इनमें शुष्कता बढ़ती जाती है। शुष्कता बढ़ने के साथ यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि से यहाँ के जो बर्फ है, यानी यहाँ पर जो जमी हुई बर्फ है, वो पिघलने लगती है। यही कारण है कि चिनूक पवनों को हिमभक्षी भी कहा जाता है। क्या? हिमभक्षी। लेकिन चिनूक जो है, ये बड़ा ही प्रभावशाली, ये अपना प्रभाव यहाँ पे डालती है। इनके कारण से यहाँ का जो उग्र तापमान है, यानी जो अधिक तापमान है, वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। बर्फ के पिघलने से वहाँ पर छोटे छोटे घास उगाते हैं और एक अच्छा घास के मैदान वाला क्षेत्र बन जाता है, जिससे वहाँ कृषि और पशुपालन जो है, उन दोनों को बढ़ावा मिलता है। तो ये रही चिनूक के बारे में थोड़ी बहुत विशेषता, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रसंगवश आया, यहाँ पे बता देना जरूरी था। स्टेपी तुल्य जलवायु के प्रदेश में मैंने आपको बता ही दिया कि विस्तृत स्तर पर गेहूं और मक्का की खेती होती है। कनाडा के क्षेत्र में गेहूं मक्का बहुतायत में, यूक्रेन मैंने बताया है, गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। चुकंदर की खेती होती है कहाँ पर? हंगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिसको क्या कहा जाता है? पुष्टाज। यहाँ पे मैंने उत्तरी अमेरिका में इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरीज कहते हैं, प्रेयरीज। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अगर हम बात करें अर्जेंटीना और उरुग्वे में, तो इसको हम पंपास कहते हैं। ठीक है, ये उरुग्वे और अर्जेंटीना, यहाँ पर भी ये स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पंपास। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसे क्या कहते हैं? पंपास। यहाँ पर दूध और गेहूं का उत्पादन
बहुतायत में होता है। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड्स, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं, क्या? डाउन्स। जबकि न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है, क्या? कैंटरबरी। तो ये प्रेयरी तुल्य घास के मैदान मैचिंग में भी पूछा जाता है, यहां मैंने आपको बता दिया। स्टेपी तुल्य घास के मैदान को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो कि हंगरी और आसपास के क्षेत्रों में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है, जो कि काली मिट्टी यानी चरनोजम का क्षेत्र होता है। यहाँ पर चुकंदर की खेती होती है। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, यहाँ पर गेहूं वगैरह की खेती होती है। यहाँ पर कनाडा वगैरह के जो क्षेत्र है वहां पर गेहूं और मक्का दोनों की खेती होती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वहां पर इसे पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे वेट्स, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स और दक्षिण न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश आप समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ मैं बता दूं कि वार्षिक तापांतर जो होता है वो बहुत अधिक होता है। आसान भाषा में कहें तो इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल जो होता है वो छोटा होता है और बहुत गर्म वाला होता है, जबकि शीतकाल जो है बहुत लंबा और बहुत ठंडा होता है। इन प्रदेशों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन चिनूक जैसी हवाओं के इफेक्ट के कारण से ठंड के महीनों में भी क्या होता है, इन प्रदेशों में हल्के हल्के गर्मी का एहसास होता है, यानी तापमान ये बेहतर हो जाता है। ठंड के महीनों में अगर हम बात करें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचता है, जो कि बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। गर्मी के महीनों की बात करें तो यहाँ पे तापमान लगभग 17 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें रही स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को, पूरे लेक्चर को समझ पाए होंगे। तो ये अंतिम लेक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिया, जो कि आपका विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में है। लगभग मैंने आपको 11-12 जो है पूरे के पूरे जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया। तो ये सारा एक और मैं आपको रफली 5 मिनट में एक और मैं आपको जलवायु प्रदेश बता दूं, जो कि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश है। अगर पूछ दे तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपके पास रहे। उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी का जो बेसिन है, ठीक है, ये उत्तरी में मैं मिटा देता हूं। उत्तरी अमेरिका में, ठीक, ध्यान में रखिएगा इसको, सेंट लॉरेंस टाइप का भी, ठीक। ये देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी जो है, उस तरह की जलवायु जो पाई जाती है, तो उस तरह की जहां भी जलवायु पाई जाती है उसे लॉरेंस तुल्य जलवायु कहते हैं। क्योंकि इसी बेसिन में ये जलवायु स्थित है, इसीलिए इसे लॉरेंस तुल्य जलवायु कहा जाता है। यह अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। आर्द्र जलवायु यानी यहाँ बारिश ठीक ठाक होती है, महासागरीय प्रभाव के कारण यहाँ बारिश अच्छी होती है, इसलिए यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जबकि शीतकाल में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और तापमान जो है वो हिमांक से यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक आ जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर वार्षिक और दैनिक तापांतर में भी अंतर होता है। यहाँ वर्ष भर लगभग वर्षा होती है। गर्मियों की वर्षा शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी ठंड से ज़्यादा वर्षा किस में होती है, ये गर्मियों में होती है। यहाँ पर जाड़ों में चक्रवाती वर्षा और गर्मियों में संवहनीय प्रकार की वर्षा दिखाई देती है। वर्षा, चूंकि मैंने कहा वर्ष भर वर्षा होती है, 75 से लेकर लगभग 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा ठंड का प्रदेश है, इसलिए वर्षा ज़्यादातर हिमपात के रूप में होती है। और यहाँ की वनस्पतियाँ किस तरह की है, आर्द्र तुल्य है, ओरधारी वन
पाए जाते हैं। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की वनस्पति हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के कुछ क्षेत्रों में भी ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अगर आपका सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में पूछ भी दे तो आप बता सकते हैं कि 40 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस ये उत्तरी अक्षांशों में इसका विस्तार है। उत्तरी अमेरिका के सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में इसकी उत्पत्ति है, इसीलिए इसे सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु भी कहते हैं। कोरधारी वन पाए जाते हैं, वर्ष भर वर्षा होती है, गर्मियों में गर्मी पर ठीक ठाक पड़ती है 21 डिग्री सेल्सियस तक, और ठंड में तापमान बहुत नीचे तक चला जाता है। यहाँ पे वर्षा जो है वर्ष भर होती है, लेकिन गर्मियों में वर्षा अधिक होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और हम लगातार आपको पूरे जीएस के सिलेबस से रूबरू ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि आपको सिलेबस को आपके सामने कॉन्सेप्चुअल वे में रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य आप तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समझ को बढ़ाना है, ताकि आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सके बल्कि मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर सके। अगर आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो हमारे ये लेक्चर्स की श्रृंखला बंद नहीं होगी, और हम लगातार 1 से 1.5 सालों तक बिल्कुल निःशुल्क जो है लेक्चर्स आपको पहुंचाते रहेंगे। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि पूरे लेक्चर्स का पीडीएफ भी हमने तैयार किया है, लेकिन चूंकि पीडीएफ में थोड़ी मेहनत लगी है, उस पर एक काम होता है, यही कारण है कि उसे हम मामूली खर्च पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल 499 रुपये में आपको 2 सालों तक सभी विषयों के न केवल पीडीएफ बल्कि यूपी पीसीएस आरओ और आरओ दोनों के लगभग 30 से अधिक टेस्ट पेपर भी आपको, फुल टेस्ट पेपर, कंप्लीट टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए वहाँ फॉलो कीजिए। क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो वहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके से आप हमारे पेड चैनल को जोड़ पाएंगे। तो केवल 499 रुपये में हमारा 2 साल का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी की सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर के साथ हम फिर एक दूसरे के साथ सम्मुख आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देते रहिए और रुकिए ना, थकिए ना, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।